ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस डीप डाइव में मैं हमारे सभी सुनने वालों का पूरे उत्साह के साथ स्वागत करती हूँ। थैंक्स। मुझे लगता है आज का डिस्कशन काफी इंटेंस होने वाला है। बिल्कुल। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स का हिस्सा तो बनते ही हैं, है ना? हाँ, चाहे वो कोई रेंट एग्रीमेंट हो या कोई बड़ी कमर्शियल डील। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा विषय है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो हमारा कानून क्या समाधान देता है। और इसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस एक खास लीगल कॉन्सेप्ट पर रहेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी विशिष्ट अनुपालन। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के लिए हमने काफी सॉलिड सोर्स मटेरियल खंगाला है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसे हम SRA भी कहते हैं। साथ ही हमारे पास मनुपात्रा के कुछ बहुत ही दिलचस्प कानूनी उदाहरण हैं। और SCC टाइम्स के इन डेप्थ लीगल एनालिसिस भी हैं। और हाँ, कुछ रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी, जिन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को बदल कर रख दिया है। तो हमारा मिशन क्या है आज? हमारा मिशन ये समझना है कि जब वादे टूटते हैं तो सिर्फ पैसे यानी डैमेजेस देना ही काफी क्यों नहीं होता। सही कहा। और 2018 में भारतीय कानून में ऐसा क्या ऐतिहासिक बदलाव आया जिसने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने का नजरिया ही पलट दिया? तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक मूल सिद्धांत है, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। ये एक लैटिन टर्म है, जिसका मतलब है कि अग्रीमेंट्स को निभाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब लोग नहीं निभाते तो सबसे पहला लीगल उपाय होता है डैमेजेस, यानी हर्जाना, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 और 74 में दिया गया है। हाँ, अब डैमेजेस भी कई तरह के होते हैं। मनुपात्रा में इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया है। वो घर रिपेयर वाला ना? हाँ, वही। मान लीजिए ए ने बी का घर रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, एडवांस भी ले लिया, लेकिन काम ठीक से नहीं किया। तो यहाँ बी को पूरा अधिकार है कि वो ए से उस घर को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ठीक कराने का जो भी खर्चा है वो वसूल करे। इसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं, राइट? एकदम सही। ये वो नुकसान है जो सीधे तौर पे कॉन्ट्रैक्ट टूटने से हुआ है। लेकिन एक और टर्म होती है स्पेशल डैमेजेस। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, स्पेशल डैमेजेस का रूल थोड़ा अलग है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, कॉटन मिल वाला। मान लीजिए ए ने बी को 500 गांठें कॉटन देने का वादा किया था। ठीक है। अब ए कॉटन नहीं दे पाया और इस वजह से बी को अपनी मिल बंद करनी पड़ गई। ओहो। तो क्या ए उस मिल के बंद होने से जो भारी नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार है? देखिए, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? गलती तो एक ही थी। गलती थी, लेकिन ए को बी के बिजनेस की अंदरूनी जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसके कॉटन ना देने से पूरी मिल ही बंद हो जाएगी। अच्छा, तो स्पेशल डैमेजेस तभी मिलते हैं जब दोनों पार्टीज को पहले से उन खास परिस्थितियों का पता हो। फोर्सिएबिलिटी बहुत जरूरी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त दोनों को पता होना चाहिए कि अगर गड़बड़ हुई तो ये एक्स्ट्रा नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अब डैमेजेस में एक और बहुत बड़ी डिबेट होती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनाल्टी की। हाँ, मैंने देखा है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से एक पेनाल्टी अमाउंट लिखा होता है कि अगर डिले हुआ तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या अगर मामला कोर्ट में जाए तो जज साहब सीधा वो 10 लाख रुपए दिलवा देते हैं? यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोर्ट सीधा वो अमाउंट नहीं देता। इस पर वो फतेह चंद वर्सेस बालकिशन दास वाला केस है ना? हाँ, वो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उस केस में साफ हुआ था कि आप सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए कोई भी मनमानी रकम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। मतलब कोर्ट अंधाधुंध पेनल्टी नहीं लगाता? बिल्कुल नहीं। कोर्ट हमेशा रीजनेबल कॉम्पेंसेशन यानी उचित हर्जाना ही तय करता है। नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, मुनाफा नहीं। ये बहुत ही लॉजिकल बात है। लेकिन यार, क्या हर नुकसान की भरपाई सिर्फ पैसों से हो सकती है? आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि पैसा हर चीज का सॉल्यूशन है? मुझे तो नहीं लगता। मान लीजिए मेरा कोई पुश्तैनी जमीन खरीदने का अग्रीमेंट था, या कोई बहुत ही रेयर पेंटिंग हो। हाँ, वहाँ पैसे क्या करेंगे? मुझे तो वो जमीन ही चाहिए। बस यहीं पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी SRA की एंट्री होती है, जहाँ कोर्ट आदेश देता है कि पैसे नहीं, तुमने जो वादा किया था वही काम पूरा करो। इसे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है, क्या 2018 से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना कोर्ट की मर्जी पर था। मर्जी पर? मतलब वो मना भी कर सकते थे? बिल्कुल, कानून में लिखा था, MAY,
डिस्क्रेशनरी पावर थी कोर्ट के पास। तो अक्सर लोग से पैसे देकर छूट जाते होंगे। हाँ, अक्सर डैमेजेस देकर केस खत्म हो जाता था। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट ने पूरा खेल बदल दिया। उस अमेंडमेंट ने मे को शेल कर दिया, है ना? एग्जैक्टली। मे से शेल, मैंडेटरी, यानी अब कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश देना ही होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पर ऐसा किया क्यों गया? इसका मेन उद्देश्य था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, ताकि कमर्शियल वर्ल्ड में और खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स में ये भरोसा बने कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट्स सीरियसली लिए जाते हैं। हाँ, कोई भी सिर्फ पैसे फेंक कर अपने वादे से मुकर नहीं सकता। ये बहुत ही स्ट्रांग मूव था। लेकिन क्या हर केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकता है? नहीं, कानून में कुछ अपवाद भी हैं। सेक्शन 14 के तहत। मैं सोच रही थी, मान लीजिए किसी बहुत फेमस सिंगर ने मेरे इवेंट में गाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ऐन मौके पे वो मुकर जाए। हाँ, तो क्या कोर्ट उस सिंगर को जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के नाम पर? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स या व्यक्तिगत कौशल शामिल हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। मतलब कोई किसी से जबरदस्ती कलाकारी नहीं करवा सकता। सही कहा। और एक और अपवाद है, कंटिन्यूअस ड्यूटी। वो क्या होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कोर्ट को लगातार निगरानी करनी पड़े, जैसे कोई बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोर्ट रोज जाकर थोड़ी चेक करेगा कि आज कितनी ईंटें लगी। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इन मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलता। यहाँ मामला सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि 2018 के अमेंडमेंट ने एक नया सुरक्षा चक्र भी तो दिया है। आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, सेक्शन 20। हाँ, ये मुझे बहुत ही प्रैग्मेटिक लगा। ये बहुत ही काम का नया विकल्प है। अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा तो आपको सालों कोर्ट में लड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होगा? उसे बस 30 दिन का एक नोटिस दें। और अगर वो 30 दिन में भी काम शुरू न करे तो आपको काम किसी थर्ड पार्टी से करवा ले या अपनी खुद की किसी एजेंसी से करवा ले। और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसका बिल उस पुराने डिफॉल्टर को भेज दें। बिल्कुल, आप लीगली वो पैसा उससे रिकवर कर सकते हैं। ये तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ी राहत है। काम भी नहीं रुकेगा और पैसा भी वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक कैच है। वो क्या? अगर आपने ये विकल्प चुन लिया, मतलब काम किसी और से करवा लिया, तो फिर आप कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग नहीं कर सकते। मतलब आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। या तो काम खुद करवा लो या कोर्ट से कहो कि उसी से करवाएं। एग्जैक्टली। और इसी अमेंडमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, मैंने सेक्शन 20A, B और C के बारे में पढ़ा था। देश के विकास से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे सड़क, बिजली, पानी के प्रोजेक्ट्स, इनमें कोर्ट सब आसानी से स्टे या इंजंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे तो पूरे देश का काम रुक जाता है, प्रोजेक्ट डिले होते हैं। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जिन्हें सिर्फ 12 महीने के अंदर केस सुलझाना होता है। 12 महीने? इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से तो ये बहुत ही फास्ट है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रो डेवलपमेंट अप्रोच है। लेकिन इन सब नए नियमों ने एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन भी तो पैदा कर दी थी। आप किस बारे में सोच रही हैं? राइट्स वर्सेस रेमेडीज वाली डिबेट। क्या 2018 का ये नया और कठोर कानून पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी लागू होगा? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब ये कानून आया तो हजारों केस पहले से पेंडिंग थे। तो क्या ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, यानी भविष्य में लागू होने वाला, या रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी पुराने मामलों पर भी लागू होने वाला? इस पर कट्टा सुजाता रेड्डी का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एक लैंडमार्क है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली होल्ड किया कि ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है। मतलब सिर्फ 1 अक्टूबर 2018 के बाद बने कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही लागू होगा। हाँ, और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ एक रेमेडी नहीं है, बल्कि एक एनफोर्सेबल राइट बन गया है। एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ये अधिकार पैदा हो जाता है, और क्योंकि एक नया अधिकार है इसलिए इसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पर बैकडेट से नहीं थोपा जा सकता। लेकिन सारे कोर्ट शुरू में इस बात पर सहमत नहीं थे ना? हाँ, काफी कंफ्यूजन था। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिंदल सॉ के केस में इसे सिर्फ एक रेमेडी माना था। उनका तर्क था कि अधिकार तो वही पुराना है, सिर्फ कोर्ट का तरीका बदला है। पर सुजाता रेड्डी केस ने इस डिबेट को फाइनली शांत कर दिया। चलिए, ये तो हो गई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात। लेकिन क्या हो अगर कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं? अच्छा। या फिर बीच में ही किसी वजह से रद्द हो गया, लेकिन किसी एक पार्टी ने भारी मेहनत कर दी हो, तो उस मेहनत का क्या? ऐसे ग्रे एरियाज के लिए हमारे कानून में एक सिद्धांत है, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट सेक्शन 70 के तहत आता है ये, राइट? हाँ, ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इसका लैटिन अर्थ है एज मच एज अर्न्ड, यानी जितना काम किया है या जितना कमाया है उतने का हकदार। बिल्कुल।
इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो शर्तें क्या हैं? पहला, काम कानूनी तौर पर हुआ हो। दूसरा, उसे मुफ्त में करने का इरादा न हो। और तीसरा, सामने वाले ने असल में उसका फायदा उठाया हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इमरजेंसी में कोई डॉक्टर किसी अनजान व्यक्ति को मेडिकल मदद दे, हाँ, या फिर कोई बिल्डर आधा घर बनाए और मालिक अचानक काम रुकवा दे। इस पर केवन एलिस और अलूपी प्रसाद जैसे बड़े केसेस हैं। तो ऐसे में काम करने वाले को उसके काम का पैसा मिलना ही चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए, ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, यानी कोई दूसरा गलत तरीके से उस मेहनत का मुफ्त में फायदा ना उठाए। ये तो एकदम फेयर है, न्याय की बात है। और यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ की खूबसूरती है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, काफी ग्राउंड कवर किया हमने। हमने समझा कि कैसे डैमेजेस के बेसिक से लेकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मैंडेटरी होने तक का सफर तय किया गया, और कैसे क्वांटम मेरिट सुनिश्चित करता है कि किसी की मेहनत बेकार न जाए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि कमर्शियल डील्स का लैंडस्केप बदल रहा है। भारतीय कानून अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां वादा खिलाफी के लिए सिर्फ चेक काटकर बच निकलना मुश्किल है। अब आपको अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर कानून अब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मजबूर करने पर इतना जोर दे रहा है, तो क्या भविष्य में कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करते समय जानबूझकर ऐसे लूपहोल्स बनाएंगी? अच्छा, हाइपर स्पेसिफिक एग्जिट क्लॉज की तरह। हाँ, ताकि अगर कोई बिजनेस डील घाटे का सौदा बन जाए तो उन्हें जबरदस्ती सालों तक उस रिश्ते में ना बंधना पड़े। क्या ये कड़ा कानून असल में कॉन्ट्रैक्ट्स को और ज्यादा जटिल बना देगा? ये सोचने वाली बात है। लॉयर्स हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये वाकई में एक बहुत गहरा और प्रोवोकेटिव थॉट है। श्रोताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, हम श्रोताओं को इसी विचार के साथ गहराई से सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगले डीप टाइम में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।